नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 4 शैक्षणिक प्रबंधन सूचना प्रणाली, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं EMIS। इसकी फुल फॉर्म और इसकी डिटेल्स हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो लगातार जो वीडियो हैं, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट के बाद पूर्ण साइकोलॉजी यहाँ पर पढ़ाई जाएगी, तो आपको सभी वीडियो समय पर मिले और उनका लाभ मिले, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो देखने के बाद उनको लाइक अवश्य करें। तो देखते हैं शैक्षणिक प्रबंधन सूचना प्रणाली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि EMIS, जिसको हमने अभी देखा, उसकी फुल फॉर्म है एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मित्रों, यहाँ जो शिक्षा शब्द है उसकी जगह आपको पढ़ना है शैक्षणिक, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में शब्द है एजुकेशनल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शैक्षणिक, इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पर शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि EMIS क्या है। तो EMIS न्यूपा का एक विभाग है। तो न्यूपा में कई विभाग हैं, उसी न्यूपा के विभागों में से एक विभाग है EMIS। अभी न्यूपा क्या है तभी हम समझ पाएंगे कि न्यूपा क्या है और इसका विभाग EMIS किस तरह का एक विभाग है। तो न्यूपा की जो स्थापना है वो 1962 में एशिया व प्रशांत महासागरीय तटीय देशों के शिक्षाविदों व प्रशासकों को प्रशिक्षण देने हेतु यूनेस्को के केंद्रों पर की गई थी। तो मित्रों, न्यूपा की जो स्थापना हुई, याद रखने, 1962 में हुई थी। और किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो जो शिक्षाविद हैं और जो प्रशासक हैं उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कौन से देशों में? एशियाई देशों और प्रशांत महासागरीय देशों के लिए। और कौन से केंद्रों पर इसकी स्थापना हुई थी? तो जो यूनेस्को है उसके केंद्रों पर इसकी स्थापना हुई थी। फिर हम देखते हैं इसकी जो हिस्ट्री है, इसका जो इतिहास है बहुत लंबा रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी हमें यहाँ पढ़ना है। तो हमने देखा है कि इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, और 1962 में जब इसकी स्थापना हुई तो ये न्यूपा के नाम से ना होकर के नीपा के नाम से थी, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हर शब्द को जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको याद करना है, क्योंकि जब वो फुल फॉर्म का प्रश्न देगा तो कन्फ्यूजिंग वर्ड डालेगा। जैसे एजुकेशनल की जगह वो एजुकेशन लिख देगा, इंस्टीट्यूट की जगह इंस्टीट्यूशनल लिख देगा, ऑफ की जगह आपको फॉर दे देगा, तो कन्फ्यूज न हो, इसलिए इनको अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद में 1965 में जो नीपा था उसका नाम बदल करके AIEPA कर दिया गया, जिसकी फुल फॉर्म है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो 1965 में ये AIEPA बन जाता है। उसके बाद में 1973 की जब बात करें तो 1973 में इसका नाम बदल करके NSCEPA कर दिया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो देखो मित्रों, ऊपर था प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन यहाँ पर प्लानर्स, P का मतलब हो गया प्लानर्स और A का मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो इसीलिए आपको हर फुल फॉर्म में सावधानी बरतनी है। उसके बाद में बात आती है 1979, 1979 में इसका वापस नाम बदल करके NIEPA कर दिया जाता है, वापस इसको नीपा बना दिया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म हमने देखी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर 2006 में इसका नाम बदल करके न्यूपा, जो वर्तमान में है, वो कर दिया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आगे हम देखते हैं कि न्यूपा जो है वो समस्त सूचनाएं
MHRD को देता है। यानी न्यूपा जितने भी सूचनाएं एकत्रित करता है वो सारी सूचनाएं किसको उपलब्ध करवाता है? MHRD को, जिसकी फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों, हमने इसका जो इतिहास देखा है उसका हम प्रमाण यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि ये जो इतिहास लिया गया है साल वाइज, तो ये नेट से, गूगल से लिया गया है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1962 एज यूनेस्को एशियन सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सुपरवाइजर्स। तो मित्रों, 1962 में इसका नाम था नीपा, नेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन, तो NIEPA। उसके बाद में हम देखते हैं, और ये एशियाई केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की थी। तो आगे लिखा हुआ है कि विच लेटर, जो बाद में बिकेम बन जाता है द एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन 1965। यानी 1965 में ये AIEPA बन जाता है। उसके बाद में विच वाज लेटर, इसको बाद में, लेटर बाद में कन्वर्टेड, बदल दिया जाता है इनटू में नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स इन 1973। यानी 1973 में इसका नाम बदल करके NSCEPA कर दिया जाता है। उसके बाद में विच वाज अगेन रिस्टेंड एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नीपा इन द ईयर 1979। यानी 1979 में अगेन दोबारा इसे NIEPA नाम दे दिया जाता है। फिर बात करते हैं इन 2006, तो नीपा वाज गिवन द स्टेटस ऑफ डीम्ड टू बी द यूनिवर्सिटी। इसे एक विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता है और इसका नाम न्यूपा कर दिया जाता है। तो ये था इसका इतिहास। इसके आगे हम देखते हैं कि नीपा जो है, जो अब जिसका नाम है न्यूपा, वर्तमान में दूरस्थ विश्वविद्यालय है और इसमें 8 विभाग हैं। इन 8 विभागों में से एक विभाग है EMIS, जो हमारे सिलेबस में है। तो हमने देखा कि न्यूपा कौन से साल में इसका नाम क्या था, इसका इतिहास क्या रहा है, इसका कार्य क्या है, सूचना किसको देता है। तो इसी का एक विभाग है EMIS। तो EMIS की यहाँ हम देखें तो EMIS के अंतर्गत सूचनाएं डाइस व सेमिस के द्वारा एकत्रित की जाती हैं। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत 2 सॉफ्टवेयर काम करते हैं, एक तो डाइस और एक सेमिस। इन्हीं के द्वारा EMIS के लिए सूचनाएं एकत्रित होती हैं। फिर हम बात करते हैं कि डाइस जो है वो कक्षा 1 से 8 का एक प्रपत्र है, जिसमें सूचनाएं फील्ड की जाती हैं, भरी जाती हैं। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। फॉर है ना कि ऑफ, इसलिए ध्यान रखना है। डाइस क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है, ये अलग से आपके सिलेबस में यूनिट है, तो वहाँ हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में था सेमिस, यानी EMIS में S जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है सेकेंडरी। बाकी फुल फॉर्म जो पहले पढ़ी है वही रहेगी। इसका कार्य है कक्षा 9 से 12 तक के जो आंकड़े हैं वो सेमिस के द्वारा दर्शाए जाते हैं। वर्ष 2013 में दोनों को मिलाकर के यू डाइस बना दिया गया। यानी डाइस और सेमिस को वर्ष 2013 में मिलाकर के और यू डाइस नाम दे दिया गया, जो वर्तमान में कक्षा 1 से 12 तक के आंकड़े प्रदर्शित एकत्रित करने का कार्य कर रहे हैं। यू डाइस की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड, बाकी वही है जो ऊपर पढ़ी है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद डाइस की नोडल एजेंसी होती थी। यानी जब ये डाइस और सेमिस अलग अलग थे तो दोनों की जो नोडल एजेंसी है वो भी अलग अलग थी। तो डाइस की नोडल एजेंसी थी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद।
और राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद का जो नियंत्रण था वो एसएसए सर्व शिक्षा अभियान के तहत था। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो सेमिस की जो नोडल एजेंसी थी वो थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। वहाँ प्रारंभिक शिक्षा परिषद, यहाँ माध्यमिक शिक्षा परिषद, और इसका जो नियंत्रण था वो रमसा के अंतर्गत था। वर्तमान में जब दोनों को मिलाकर के एक ही कर दिया गया है तो इसका नियंत्रण जो नोडल एजेंसी है वो भी एक ही है, और वर्तमान जो नोडल एजेंसी है वो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, और इनको यूडाइज कर दिया गया है, वो हमने ऊपर पढ़ा है। और इसका जो नियंत्रण है वो जैसे दोनों को मिला दिया गया उसी तरह से एसएसए और समसा को रमसा को मिलाकर भी समसा कर दिया गया है। उसके बाद में हम EMIS के बारे में बात करें तो ये 3 स्तर की सूचनाएं रखता है, जिसमें पहली है EMIS जो विद्यालय स्तर पर शिक्षा संबंधी समस्त सूचनाएं EMIS के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है PMIS यानी योजनाओं संबंधित जो प्रगति रिपोर्ट है, वित्तीय और भौतिक सूचनाएं जितनी भी हैं वो PMIS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में है MIS, तीसरा जो है ये प्रत्येक जिले में कार्य करने वाली एक सेल है। महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक जिले पर सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए कार्यरत सेल क्या है, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे हम देखते हैं कि मिस सेल 4 चरणों में अपना कार्य करता है। सबसे पहले डाटा एंट्री, उसके बाद में डाटा अप्रूव, उसके बाद में रिपोर्ट और उसके बाद में इंस्पेक्शन। लास्ट और महत्वपूर्ण बिंदु है भारत में डाइस भरवाने की जो शुरुआत है तो 1995 में यूनिसेफ के माध्यम से शुरुआत हुई 1995 में, और किसके माध्यम से हुई, यूनिसेफ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो मित्रों लाइक और शेयर अवश्य करें, कमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो कैसा लगा, और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।